मैं कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था कि मुझ पर देश का 100 अरब का कर्ज चढ़ गया। उस भारी कर्ज को चुकाने के लिए मैंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार व्यापारी बनाकर पेश कर दिया और इंटरनेट पर जमकर डींगे मारने लगा। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, लड़ाकू विमान, यहां तक कि परमाणु बम तक थोक में मिलते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम सोच सको और मैं बेच ना सको। लेकिन पोस्ट डालते ही सच में एक ग्राहक आ गया। भाई, तुम्हारी पोस्ट सच है क्या? हम मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहे हैं और हमें तुरंत हथियार चाहिए। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और चालाकी से जवाब दिया, बिल्कुल सच। तुम्हें जो चाहिए खुलकर बोलो। सामने वाला थोड़ा सावधान था। उसने लिखा, पहले क्वालिटी देखनी होगी। फिलहाल 10,000 AK राइफलें, 3 करोड़ गोलियां और 100 छोटे सेल्फ डिफेंस ड्रोन चाहिए। मैंने कुछ सेकंड सोचने का नाटक किया और धीरे धीरे टाइप किया। AK 1,000 युआन प्रति पीस, गोलियां 1 युआन प्रति गोली, ड्रोन 80,000 युआन प्रति यूनिट, कुल मिलाकर करीब 12 मिलियन युआन। मिडिल ईस्ट में बैठे जनरल बापू ने कीमत देखते ही आंखें फाड़ दी। इतना सस्ता? ये तो अमेरिका वालों से आधे दाम पर है। लेकिन खुशी के बाद उसे शक हुआ, हथियारों की क्वालिटी भरोसेमंद तो है ना? उसका मैसेज देखकर मेरा मन किया खुद को थप्पड़ मार लो। काश थोड़ा ज्यादा दाम बोल देता। लेकिन अब अचानक कीमत बढ़ाना सही नहीं लगता था। भविष्य में हथियारों का बिजनेस कैसे करता? मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, हमारे देश के हथियार हमेशा सस्ते और बेहतरीन होते हैं। पहले पेमेंट, फिर डिलीवरी। खरीदना है तो जल्दी फैसला करो, नहीं तो और लोग लाइन में खड़े हैं। उधर जनरल बापू बेचैन हो चुका था। उसकी सेना दुश्मनों से घिरी हुई थी और इस समय सिर्फ मैं ही उसका ऑर्डर लेने को तैयार था। यह उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। खरीदेंगे, अकाउंट भेजो, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। यह पढ़ते ही मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने तुरंत अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भेज दिया। 2.5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, 12 मिलियन युआन अकाउंट में जमा हो चुके हैं। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। आखिरकार पैसा आ गया। अगर ऐसी कुछ और डील मिल जाए तो मेरा 100 अरब का कर्ज जल्दी उतर जाएगा। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ठंडा पसीना बहने लगा। बर्बाद हो गया। मेरे पास तो एक बंदूक तक नहीं है। अब मैं उन्हें हथियार भेजूंगा कैसे? और सामने वाला कोई आम ग्राहक नहीं था। वो मिडिल ईस्ट का हथियारबंद संगठन था जो एक बार में 10,000 AK खरीद रहा था। अगर सामने वालों को पता चल गया कि मैं सिर्फ बातें बनाने वाला ठग हूं, तो शायद बिना किसी आवाज के मुझे खत्म कर दिया जाएगा। उधर पैसे ट्रांसफर करने के बाद जनरल बापू भी शांत होकर सोचने लगा। जितना वह सोचता उतना ही उसे मामला संदिग्ध लगने लगा। पहले पेमेंट, फिर माल, कहीं यह धोखा तो नहीं? उसने दांत भींचे और मन ही मन कसम खाई, अगर इस हथियार व्यापारी ने चालाकी दिखाई तो मैं डार्क वेब पर इसके सिर की कीमत लगा दूंगा। फिर गुमनाम कॉल करके इसकी हथियार तस्करी की खबर सीधे ड्रैगन देश की सरकार तक पहुंचा दूंगा। वहां हथियारों पर इतनी सख्त निगरानी है कि यह बच नहीं पाएगा। इस तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम दोनों ही बेचैनी और तनाव में फंस गए। इधर मैं भी घबराहट में कमरे के चक्कर काट रहा था। हालत ऐसी हो गई थी कि पैसे लेकर भाग जाने का मन करने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। होस्ट की आवश्यकता का पता चला। सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुकी है। 2024 का वैश्विक हथियार भंडार अनलॉक कर दिया गया है। भविष्य की और भी उन्नत हथियार तकनीकें आगे अनलॉक होंगी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से पागल होने वाला था। इस दुनिया की तकनीकी समयरेखा अभी मुश्किल से पृथ्वी के 2004 इस स्तर तक पहुंची थी। यहां के हथियार अभी भी काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन सिस्टम ने जो हथियार भंडार खोला था वो पूरी दुनिया से पूरे 20 साल आगे था। सिस्टम में हथियार अलग अलग समयरेखाओं के अनुसार बटे हुए थे। 2030 ड्रैगन देश पुनर्जागरण युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 1 करोड़ प्रतिष्ठा अंक। 2050 तीसरे विश्व युद्ध युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 10 करोड़ प्रतिष्ठा अंक। 2300 अंतरिक्ष सभ्यता युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 100 अरब प्रतिष्ठा अंक। इन वर्षों की सूची देखकर मेरी धड़कन तक रुक गई। अगर मैं ये सभी भविष्य के हथियार अनलॉक कर लूं तो दुनिया में कौन मुझे रोक पाएगा? किस आदमी ने कभी अशांत दुनिया का शासक बनने का सपना नहीं देखा होगा? ऊपर से इससे पूरे देश को एकजुट करने का मौका भी मिल सकता था। मैंने किसी तरह अपनी उत्तेजना दबाई और 2024 के हथियार भंडार को खोला।
सबसे पहले मैंने वही सामान देखा जिसकी मांग जनरल बापू ने की थी, लेकिन जैसे ही कीमतें देखी मैं लगभग हंस पड़ा। AK-47 सिर्फ 20 युआन प्रति राइफल, 7.220 मिली गोलियां, एक गोली मात्र एक फैन, और तीसरी पीढ़ी के आत्मघाती ड्रोन सिर्फ 1000 युआन प्रति यूनिट। ये कीमतें तो सब्जियों से भी सस्ती थी, बाजार कीमत से दर्जनों गुना कम। सिर्फ इसी एक सौदे से मैं 1 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमा सकता था। लेकिन खुशी के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। हथियार तो मिल गए, पर इन्हें मिडिल ईस्ट तक पहुंचाऊं कैसे? क्या इंटरनेशनल कुरियर से भेजूं? सीधे कस्टम वाले पकड़ लेंगे। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, परिवहन प्रणाली सक्रिय हो चुकी है, कृपया तरीका चुनें। विकल्प 1, त्वरित टेलीपोर्टेशन, ग्राहक के सटीक स्थान की आवश्यकता होगी, प्रति उपयोग शुल्क 1000 युआन। विकल्प 2, मानव परिवहन, होस्ट को पहले सैन्य फैक्ट्री बनानी होगी, परिवहन कर्मियों की व्यवस्था सिस्टम करेगा, यदि कर्मचारी मारे जाते। हो गया, दिमाग सच में ठगा गया था। ड्रैगन देश से मिडिल ईस्ट तक पूरे 6000 किलोमीटर का फासला था। सबसे तेज ट्रांसपोर्ट विमान भी जाए और वापस आए तो कम से कम 3 दिन लगते, और वो हरामी कह रहा था कि 1 मिनट में माल पहुंचा देगा। क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगा? इधर जनरल बापू गुस्से से कांप ही रहा था कि तभी तंबू का दरवाजा जोर से खुला। एक दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी अंदर घुसा। उसकी आवाज रेगमाल जैसी खुरदरी थी। बापू, हथियारों का क्या हुआ? सामने वाली सेना हमारी पोजीशन तक पहुंच चुकी है। बापू ने सिर झुका लिया और पूरे मामले की शुरुआत से आखिर तक सारी बात बता दी। दाढ़ी वाले ने सुनते ही गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ा, बेकार आदमी, इतना साफ दिखने वाला धोखा भी तू खा गया, और ऊपर से तूने हमारी लोकेशन भी उसे दे दी। आज से तुझे पद से हटाकर साधारण सैनिक बनाया जाता है। जा, मोर्चे पर जाकर मरे हुए भाइयों का कर्ज चुका। बापू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे अपने कंधे से रैंक उतारी, मुट्ठी में कसकर पकड़ी और भारी कदमों से तंबू के बाहर जाने लगा। लेकिन तभी मेज पर रखा कंप्यूटर अचानक तीखी बीप देने लगा। स्क्रीन पर एक नई सूचना उभरी, सामान डिलीवर हो चुका है, कृपया रिसीव करें, और याद से 5 सितारा रेटिंग देना मत भूलिएगा। बापू और दाढ़ी वाला दोनों एक साथ जड़ हो गए। उसी समय एक सैनिक हांफता हुआ अंदर घुसा। उसकी आवाज डर और हैरानी से कांप रही थी। पीछे वाली रेत की पहाड़ी पर अचानक सफेद रोशनी चमकी, और वहां अचानक बहुत सारे काले बक्से प्रकट हो गए। उन पर 5 सितारों का निशान बना हुआ है। देखने में तो हथियारों के बक्से लग रहे हैं। दाढ़ी वाले और बापू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। चलो जाकर देखते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या सच में वो ईगल देश की घेराबंदी के बीच 1 मिनट में हथियार पहुंचा सकता है। क्या ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही है? दाढ़ी वाला ठंडी हंसी के साथ बोला। उसकी आवाज में अब भी तिरस्कार भरा था। अगर सच में माल पहुंच गया तो मैं यही खड़े खड़े उल्टा होकर सिर धोऊंगा। सब लोग जल्दी जल्दी पीछे वाली रेत की पहाड़ी की तरफ भागे। वहां दर्जनों भारी काले बक्से करीने से रखे हुए थे। उन पर बना 5 सितारों वाला निशान धूप में चमक रहा था। ऊपर वाले बक्से को खोला गया और अंदर नई चमचमाती AK-47 राइफलों की कतार दिखाई दी। बंदूकों की धातु ठंडी चमक बिखेर रही थी। उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। इस बंदूक की मैगजीन में पूरे 50 राउंड आते थे, जो आम मैगजीन से 20 ज्यादा थे। इसका मतलब था कि एक बार फायरिंग शुरू होने पर उनकी मारक क्षमता दुश्मन से लगभग दोगुनी हो जाएगी। दाढ़ी वाले आदमी ने थूक निगला। उसके दिल में तूफान उठ चुका था। ड्रैगन कंट्री वाले इस चीज को AK-47 कहते हैं। ये तो उन सबसे इलीट स्पेशल फोर्सेस के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें हमने देखा है। तभी उसके ईयरपीस में अचानक घबराई हुई आवाज गूंजी। ऊपर रिपोर्ट,
दुश्मन की एक अग्रिम इलीट यूनिट दिखी है। दूरी लगभग 2600 मीटर। करीब 30 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। दाढ़ी वाले ने नीचे अपनी बंदूक की तरफ देखा, फिर उसके होठों पर खूंखार मुस्कान उभर आई। सफेद दांत चमक उठे। सभी लोग सुनो, तुरंत हथियार बांटो, नाइट विजन पहन लो और युद्ध की तैयारी में आ जाओ। फिर उसने मुड़कर बापू की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, बापू, तुम्हें उस ड्रैगन कंट्री वाले हथियार व्यापारी से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आगे से हमारा पूरा हथियार उसी पर निर्भर करेगा। और हां, जाकर मेरे लिए पानी की एक बाल्टी लेकर आओ। वापस आकर मैं तुम्हें दाउली से बाल धोने का शो दिखाऊंगा। उधर 2000 मीटर दूर पूरी तरह हथियारों से लैस एक दुश्मन स्क्वाड रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। एक युवा सैनिक ने धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन, क्या पहले ड्रोन भेजकर इलाके की जांच कर ले? टीम लीडर ने सिगार जलाया। धुएं के बीच उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। जरूरत नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे आगे बढ़ते हैं। वो दाढ़ी वाले रात में अंधों जैसे होते हैं, हमें कभी नहीं देख पाएंगे। वो हंसा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, उनकी गोलियां कब की खत्म हो चुकी है। हमारी नाकेबंदी में उन्हें कोई सप्लाई मिल ही नहीं सकती। उसने सिगार की राख झाड़ी और तिरस्कार से बोला, और उनके हाथों में जो कबाड़ बंदूकें हैं, वो तो हमारी पुरानी फेंकी हुई राइफलें हैं। सामने से भिड़ते ही उनकी मौत तय है। एक सैनिक तुरंत चापलूसी करते हुए बोला, कैप्टन सही कह रहे हैं। इस बार अगर हमने इन सबको खत्म कर दिया तो लौटकर मुझे जरूर प्रमोशन मिलेगा। कैप्टन ने उसके कंधे पर हाथ मारा और जोर से हंस पड़ा। लड़के, हिम्मत और बड़ी रख, तब मैं तुम्हें और ज्यादा आदमी दूंगा। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त नाइट विजन पहने दाढ़ी वाला अपने 100 से ज्यादा इलीट लड़ाकों के साथ चुपचाप उन्हें चारों तरफ से घेर चुका था। होलोग्राफिक साइट और थर्मल सेंसर की मदद से दुश्मन की सारी छिपने की कोशिश बेकार हो चुकी थी। हर सैनिक की लोकेशन साफ दिखाई दे रही थी। इन दुश्मन सैनिकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण राइफल में इतने खतरनाक अटैचमेंट भी हो सकते हैं। काली चमकती बंदूकों की नलियां पहले ही उन झुककर आगे बढ़ते सैनिकों पर तनी हुई थी। दाढ़ी वाले ने गहरी सांस ली और अचानक दहाड़ा, सालों पर टूट पड़ो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले ही पल गोलियों की आवाज आसमान में गूंज उठी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। बस आमना सामना होते ही कई दुश्मन सैनिक गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही मारे गए। नाइट विजन लगाए दाढ़ी वाला पागलों की तरह ट्रिगर दबा रहा था और गालियां बकते हुए चिल्लाया, हरामियों, इतने दिनों से तुम हमें दबाकर मार रहे थे, आज आखिरकार बदला लेने का मौका मिला है। गोलियां चलते ही दुश्मन टीम का कप्तान औला तुरंत जमीन पर लुढ़क गया और गरज कर बोला, साब, नीचे झुको, घात लगाकर हमला किया गया है। अपने साथियों को सिर में गोली लगते देख उसके दिल में डर और हैरानी भर गई। ये कैसे मुमकिन है? इतनी अंधेरी रात में ये लोग इतनी सटीक हेडशॉट कैसे मार रहे हैं? या इनके पास नाइट विजन है? सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि सामने से लगातार एक जैसी बंदूकों की घनी फायरिंग हो रही थी। साफ था कि ये सब एक ही तरह के आधुनिक हथियार थे। ये आवाज बिल्कुल ड्रैगन कंट्री की एके जैसी लग रही है। क्या ड्रैगन कंट्री चोरी छिपे इन हथियारबंद लोगों को हथियार बेच रहा है? ओला का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, ये नामुमकिन है। यहां हमारी सेना ने पूरा इलाका घेर रखा है। ड्रैगन कंट्री का कोई हथियार व्यापारी तो दूर, हमारी अपनी सप्लाई भी मुश्किल से अंदर आ सकती है। खुद को शांत करने के बाद उसने तुरंत आदेश दिया, घबराओ मत,
इनके पास गोलियां सीमित होंगी। ज्यादा से ज्यादा 30 राउंड के बाद इन्हें मैगजीन बदलनी पड़ेगी। जैसे ही ये रीलोड करे, सब मेरे साथ टूट पड़ना और इन आदिवासियों को खत्म कर देना। हमला करो। दुश्मन सैनिक जोर से चिल्लाते हुए अपने छिपने की जगहों से बाहर कूद पड़े। लेकिन जैसे ही वे उठे, गोलियों की दूसरी बारिश शुरू हो गई। कई लोग फिर वही ढेर हो गए। एक गोली ओला के दाहिने कान को छूती हुई निकल गई और खून की धार बह निकली। ये कैसे हो सकता है? ओला जमीन पर चिपका पड़ा था। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। इनके पास अभी भी इतनी गोलियां कैसे हैं? आखिर ये कौन सी बंदूक है? दुनिया भर के हथियारों का विशेषण होने के बावजूद उसने कभी ऐसी राइफल के बारे में नहीं सुना था, जो बिना रुके इतनी देर तक लगातार फायर कर सके। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे ये जानकारी हर हाल में वापस पहुंचानी होगी। उसने पीछे मुड़कर अपने भारी नुकसान झेल चुके सैनिकों को देखा, दांत भींचे और भारी आवाज में बोला, माफ करना भाइयों, साम्राज्य के लिए मुझे ये खबर वापस ले जानी होगी। इतना कहकर उसने पास पड़ी अपने साथी की लाश को उठाया, उसे ढाल की तरह पीठ पर लादा और अचानक उठकर आगे की तरफ दौड़ पड़ा। ओला पागलों की तरह दुश्मन के कंट्रोल एरिया की तरफ भाग रहा था। भागना चाहता है? दाढ़ी वाले ने उसे तुरंत देख लिया और जोर से गरजा, गोली चलाओ, उसे भागने मत दो। बारिश जैसी गोलियां उस लाश से बने ढाल पर बरसने लगीं और भारी आवाजें गूंज उठी। ओला की बाईं टांग और दाहिना कंधा लगातार गोलियों से घायल हो गए। खून तेजी से बहने लगा, लेकिन उसने दांत भींचे रखे और लंगड़ाते हुए किसी तरह फायरिंग रेंज से बाहर निकल गया। दाढ़ी वाले ने उसकी दूर जाती परछाई को देखा और थूक फेंकते हुए बोला, किस्मत वाला निकला, बहुत तेज भागा। अब वो दुश्मन के इलाके में घुस चुका है, पीछा करना नामुमकिन है। फिर उसने अपने खुशी से चिल्लाते साथियों की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ा। आज तो दिल खुश कर दिया, सच में मजा आ गया। चलो वापस चलते हैं, अब आराम से बाल धोएंगे। उधर दूसरी तरफ दुश्मन सेना के बेस में ओला खून से लथपथ हालत में कमांड रूम के अंदर घुसा। उसकी पीठ पर बंधी लाश गोलियों से छल्ली हो चुकी थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी मेडिक को बुलाओ। कमांड रूम में अफरा तफरी मच गई। मेडिकल टीम तुरंत उसे उठाकर बाहर ले गई। गैरिसन कमांडर जोसेफ का चेहरा गुस्से से भयानक हो चुका था। उसने कमरे में मौजूद सभी अफसरों की तरफ घूर कर देखा और दहाड़ा, तुम सब निकम्मे हो। हमारी इतनी कड़ी घेराबंदी के बावजूद उन दाढ़ी वालों के पास ड्रैगन कंट्री के हथियार कैसे पहुंच गए? आखिर ये हुआ कैसे? उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। क्या तुम में से किसी ने चोरी छुपे हथियारों की तस्करी की है? अगर ये मामला संसद तक पहुंच गया तो हम सबको मिलिट्री कोर्ट में घसीटा जाएगा। सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तुरंत सिर हिलाकर इनकार करने लगे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतने भारी हथियार बिना कोई निशान छोड़े अंदर पहुंचे कैसे। जोसेफ ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और फिर एक सिगार जलाया। उसकी आवाज थोड़ी शांत हुई, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अग्रिम दस्ते के खत्म होने की खबर पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए। वो कुछ पल रुका, फिर उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता चमकी। घेराबंदी की योजना पूरी ताकत से आगे बढ़ाओ। संसद से भेजे गए 5 टाइटन टैंक और सैकड़ों हथियारबंद ड्रोन पहुंच चुके हैं। इस बार बिना एक भी सैनिक गंवाए हम उन आदिवासियों को इसी बंजर जमीन में दफना देंगे। यस सर, सभी अफसर एक साथ गरजे। जोसेफ ने खिड़की के बाहर रात की तरफ देखा और उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। चाहे ड्रैगन कंट्री ने उन्हें हथियार दे भी दिए हो, तकनीक की इतनी बड़ी खाई के सामने उनका हर विरोध बेकार है।
उधर मध्य पूर्व के एक तंबू में बापू उत्साह से मोबाइल पकड़े मुझे मैसेज भेज रहा था। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे हथियार बहुत खतरनाक है। हमने अभी दुश्मन की एक एलीट यूनिट को खत्म कर दिया। जैसे ही मैं मुख्य बेस से मिलूंगा और हथियार ऑर्डर करूंगा, मेरे लिए थोड़ा माल बचाकर रखना। पास खड़ा दाढ़ी वाला भी स्क्रीन को देखकर उत्साह से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब उन्होंने सामने से दुश्मन की नियमित सेना को हराया था। हालांकि दुश्मन की लापरवाही भी एक वजह थी, लेकिन जीत आखिर जीत होती है। मैंने मैसेज देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी असली लड़ाई की शुरुआत हुई है। तो फिर ठीक। ओहो, तुम्हें अंग्रेजी वाला मैनुअल देना मैं भूल गया था, अभी भेजता हूं। सिस्टम की मदद से एक बेहद विस्तृत निर्देश पुस्तिका तुरंत बापू के अकाउंट पर पहुंच गई। उस दौर में आत्मघाती ड्रोन की तकनीक अभी सिर्फ दूर से विस्फोट करने और इलाके को तबाह करने तक सीमित थी। लेकिन जो ड्रोन मैंने उन्हें बेचा था, वो था ड्रैगन कंट्री का सन 2024 में विकसित किया गया फैल्कन आत्मघाती ड्रोन। एक ऐसा हथियार जिसमें अत्याधुनिक एआई तकनीक और सैन्य विज्ञान का मेल था। ये ड्रोन सिर्फ खुद को विस्फोट करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक छोटी मशीन गन भी लगी थी जो दूर से बेहद सटीक निशाना लगाकर गोली चला सकती थी। सिर्फ एक फैल्कन ड्रोन ही युद्ध भूमि में मौत का देवता कहलाने के लिए काफी था, और यहां तो पूरे 100 ड्रोन थे। ऐसे में सिर्फ एक रेजिमेंट क्या, पूरा डिवीजन भी इनके सामने टिक नहीं सकता था। मैं सिस्टम में दिख रही हथियारों की जानकारी पढ़ते हुए मन ही मन दुश्मनों के लिए दुख महसूस करने लगा। 100 ऐसे ड्रोन के सामने आखिर वे बचेंगे कैसे? तभी मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने अपनी पहली डील पूरी कर ली है। आपको 10,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए हैं। इनाम, एक शुरुआती गिफ्ट पैक। बधाई हो होस्ट, आपको ब्रेन एनहांसमेंट मॉडिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अचानक एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग को पूरी तरह साफ कर दिया गया हो। पहले जो सोच धुंधली रहती थी, वह अब बेहद स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे दिमाग से कोई भारी बोझ उतर गया हो। सिस्टम के बदलाव के बाद मेरी सीखने की क्षमता और सोचने की गति दर्जनों गुना बढ़ चुकी थी। अब मैं किसी शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभा से कम नहीं था। पहले जिन कठिन रिसर्च पेपर्स को देखकर सिर घूम जाता था, अब उन्हें मैं आसानी से समझ सकता था। इतना ही नहीं, एक बार पढ़ने के बाद सब कुछ याद भी रह जाता था और मैं नई नई बातें खुद जोड़कर समझने लगा था। मैंने मुट्ठियां भींच ली। उधर बापू जनरल भावुक होकर लगभग रो पड़ा। मुझे पता था ड्रैगन कंट्री के भाई जानते हैं कि हमें दुश्मन सताते हैं, इसीलिए वे जानबूझकर घाटे में हमें ये हथियार दे रहे हैं। पास खड़ा दाढ़ी वाला भी तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगा। अगली बार ऑर्डर देंगे तो किसी भी हालत में उन्हें ज्यादा पैसे देंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस समय मैं पूरी तरह ज्ञान की दुनिया में डूब चुका था और खुद को उससे बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। एर्डिन को जरा भी पता नहीं था कि अनजाने में उसके 2 कट्टर वफादार बन चुके हैं। तभी अचानक फैल्कन ड्रोन के रडार स्क्रीन पर लाल संकेत तेजी से चमकने लगे। बापू ने स्क्रीन पर फैले अनगिनत लाल बिंदुओं को देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, बुरी खबर, दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं। पूरे 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। दाढ़ी वाले का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने बिना देर किए आदेश दिया, सभी फैल्कन ड्रोन तुरंत सक्रिय करो। सभी लोग हाई अलर्ट पर चले जाओ। उसी समय दुश्मन के मैकेनाइज्ड बेस के ऊपर सैकड़ों हथियारबंद ड्रोन काले बादलों की तरह आसमान में उड़ रहे थे। वे तेज आवाज के साथ रात के अंधेरे को चीरते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। कमांडर जोसेफ,
कमांड सेंटर की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा गर्व से अपने अधिकारियों से बोला, ये ड्रोन हमारे साम्राज्य की सबसे नई तकनीक है। हर ड्रोन में 12.7 मिलीमीटर की भारी मशीन गन लगी है और सबसे आधुनिक रडार सिस्टम भी। वह कुछ पल रुका, फिर अहंकार से मुस्कुराया। इन्हें चलाने वाले भी साम्राज्य के सबसे बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ हैं। भविष्य के युद्धों पर अब ड्रोन का राज होगा। भले ही ड्रैगन कंट्री ने उन आदिवासियों को कुछ हथियार दे दिए हों, लेकिन जब हमारा ड्रोन बेड़ा उन पर टूट पड़ेगा तो उनका सिर्फ सफाया होगा। बाकी अधिकारी तुरंत चापलूसी करने लगे। कमांडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी दूर से कंट्रोल होने वाली तकनीक सिर्फ हमारे महान साम्राज्य के पास ही हो सकती है। जब ये ड्रोन बड़े पैमाने पर बनने लगेंगे तब सैनिकों को खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोसेफ जोर से हंस पड़ा और आत्मविश्वास से हाथ लहराकर आदेश दिया, सभी ड्रोन का रडार सर्च मोड तुरंत चालू करो। उन चूहों को ढूंढ निकालो। तकनीकी अधिकारी डेरिया तुरंत सलाम ठोकते हुए बोला, कमांडर, चिंता मत कीजिए। हमारी रडार तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हम उनका ठिकाना खोज निकालेंगे। जोसेफ संतुष्ट होकर सिर हिलाया और पीछे खड़े सैनिकों को आदेश दिया, जैसे ही ड्रोन लक्ष्य पकड़ ले, तुम लोग उस इलाके की तरफ बढ़ना और उनका पूरा अड्डा खत्म कर देना। समय धीरे धीरे बीतने लगा। देखते ही देखते 10 मिनट गुजर गए, लेकिन अब डेरिया के माथे पर पसीना बह रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। सैकड़ों ड्रोन के रडार ने पूरे रेगिस्तान को पूरी तरह स्कैन कर लिया था, लेकिन स्क्रीन अब भी खाली थी। दुश्मन का एक भी निशान नहीं मिल रहा था। डेरिया घबराकर बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? हमारे रडार में गलती नहीं हो सकती। जोसेफ का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से भर गया। निकम्मों की टोली, जाओ और नागरिकों की बस्तियों को स्कैन करो। हो सकता है वो आदिवासी आम लोगों के बीच छिपे हो। जी सर। डेरिया ने तुरंत रडार की सेटिंग बदली और स्कैनिंग का दायरा पास की नागरिक बस्तियों की तरफ मोड़ दिया। उसी समय उस बस्ती की सड़क किनारे एक सिर ढकी महिला अपने बच्चे को सीने से लगाए डरी हुई नजरों से आसमान की तरफ देख रही थी। दूर आसमान में काले बादलों जैसी ड्रोन की भीड़ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके पंखों से निकलती भनभनाहट सुनकर लोगों की रूह कांप रही थी। कमांड सेंटर में डेरिया स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभर आई। मैंने कहा था ना, रडार में कोई खराबी नहीं है। ये आदिवासी जरूर नागरिक इलाके में छिपे हुए हैं। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, सुन लो, जो भी संदिग्ध दिखे उसे तुरंत मार गिराओ। गलती से 1000 बेगुनाह मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। उसी समय सड़क किनारे खड़ा एक छोटा बच्चा डर के मारे रोते हुए जमीन से पत्थर का टुकड़ा उठाकर नीचे उड़ रहे ड्रोन की तरफ फेंक देता है। पत्थर ड्रोन को नहीं लगा, लेकिन कैमरे ने उसकी हरकत साफ रिकॉर्ड कर ली। तकनीकी अधिकारी तुरंत मुड़ा और पूछा, सर, किसी ने ड्रोन पर हमला किया है। वो सिर्फ एक औरत और उसका बच्चा है, हथियारबंद लोग नहीं। क्या फायर करे? डेरिया ने बिना ऊपर देखे ही झुंझलाकर हाथ हिलाया। जो भी साम्राज्य के ड्रोन पर हमला करेगा वो आतंकवादी माना जाएगा। खत्म कर दो। तकनीशियन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीरे धीरे मिसाइल लॉन्च बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी पल उसके ड्रोन की स्क्रीन जोर जोर से चमकने लगी। अगले ही सेकंड कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और ड्रोन हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। क्या? तकनीशियन घबराकर चिल्लाया, मेरा ड्रोन गिरा दिया गया। कोई हम पर हमला कर रहा है। वो तुरंत स्क्रीन की तरफ झुका और उसका चेहरा बदल गया। हमलावर उसी नागरिक इलाके में है। बाकी ड्रोन तुरंत वहां भेजो। तुरंत 9 हथियारबंद ड्रोन दिशा बदलकर उस औरत और बच्चे की तरफ उड़ गए। वे पूरे इलाके की छानबीन करने लगे,
लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें वहां गिरे हुए ड्रोन के मलबे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जोसेफ ने भौहें सिकोड़ ली। उसके मन में एक बेहद अजीब ख्याल आया। क्या दुश्मन के पास ऐसा उपकरण है जो हमारे रडार को जाम कर सकता है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में उसकी नजरों से दूर छिपे मोड़ पर चल रहा एक फैल्कन ड्रोन किसी शिकारी की तरह चुपचाप उन सब पर नजर रखे हुए था।